हेलो जैम्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। हमने सम लिया था 1993 का, जो हम लोग विदाउट मीडियर वाला टॉपिक कर रहे हैं। और विदाउट मीडियर वाला टॉपिक में हम लोग एस लिमिटेड और एच लिमिटेड का पहले का प्रॉफिट, बाद का प्रॉफिट और शेयर कैपिटल को डिवाइड करके हम लोगों ने निकाला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपके लायबिलिटी पोर्शन में हमको शो करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कंबाइंड बैलेंस शीट बना सकते हैं इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड में। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात हम ये बताएं कि जो चीज आप बनाए थे एच लिमिटेड के बुक में, वो आपका एच लिमिटेड के बुक में जो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लास्ट ड्राइंग, लास्ट हम लोग स्टेटमेंट जो बनाए थे, वो हम लोग सब कुछ सोचते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एस लिमिटेड। सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट को ही बंटवारा करना है, सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व को ही बंटवारा करना है और सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल को ही बंटवारा करना है। हम लोग उसमें होल्डिंग कंपनी का कुछ टच नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में, इस टॉपिक में होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग इसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। फिर इसी सम का जो 1993 बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ सम्स है, विदाउट मीडियर वाला सम, उसका हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे और इसमें सबसे लिखेंगे कि हम उस कंपनी में, हम सब्सिडियरी कंपनी में सबसे पहले हम लिखेंगे कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी में आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, तो आपको दिखा सब्सिडियरी कंपनी के एसेट साइड में आप नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जाइएगा, वहां पर आपको ये पता चलेगा कि आप कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखे हो। तो हमें ये पता चला कि सब्सिडियरी कंपनी में एच लिमिटेड ने इन्वेस्ट करके रखा था, उसका जो बैलेंस शीट वाला जो वैल्यू है 90,000 रुपया का इन्वेस्ट करके रखा था। अब हम बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको करना क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको फाइंड आउट करना होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। मतलब हुआ कि आप जो कंट्रोल करके रखे हो उसमें आपका फायदा है या नुकसान है। अगर आपका नुकसान हुआ तो वो आपका गुडविल कहलाएगा, मतलब आपने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया और बैलेंस हमारा नील आएगा तो, और अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। मतलब आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उस सब्सिडियरी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या कीमत चुकाना पड़ रहा है, वो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के थ्रू निकालना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम लोग लेस कर देंगे, हम लोगों ने कितना शेयर लिया था, हम लोगों ने लिया था वो जितना शेयर लिया था फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हम लोगों ने एच लिमिटेड में, ये हम लोग सीखते हैं एच लिमिटेड के तरफ से। हम लोगों का मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं हम एच लिमिटेड हैं। एच लिमिटेड मतलब हम मतलब होल्डिंग कंपनी। हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना करके रखा था सामने वाले कंपनी में 90,000। हम लोग कितना शेयर परचेज किए थे, हम लोग शेयर परचेज किए थे 5,000 और एक शेयर का रेट था 10, तो 5,000 इंटू 10, 50,000 का हमारा शेयर का वैल्यू ही हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। दूसरा चीज, हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट को अपना हिस्सा, सिर्फ अपना हिस्सा देखेंगे। जब हम स्टेटमेंट बनाए थे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का, तो वहां पर आप देखिएगा जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हमारा हिस्सा जो था वो था, टोटल हम बांटे थे 28,500 को, उसमें एच लिमिटेड का हिस्सा था 19,000। देखिएगा सबसे वो अपर पर्सन में ये है, और एस लिमिटेड का जो हिस्सा था वो 9,500 था। अभी हम लोग बात करें, हम लोग सिर्फ अपना कॉस्ट निकालेंगे और सिर्फ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पोर्शन ही निकालेंगे। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में हमारा क्या हिस्सा था वो हम लोगों को लेस कर देना है, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट था और हम लोग यहाँ पे कैपिटल लॉस या कैपिटल इनकम का बात कर रहे हैं, तभी तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल पता चलता है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये याद रखिएगा, सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को लेस करना है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डिविडेंड के बारे में यहाँ पर भी कोई बात नहीं करना है, क्योंकि वो
गलती से पीएल में इंक्लूड नहीं है, तो वो डिविडेंड का हम लोग बाद में करते हैं, यहाँ पे डिविडेंड का कोई मतलब नहीं है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना का प्रॉफिट था, 19,000 का प्रॉफिट, ये अपना हिस्सा करना है। एच लिमिटेड का मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, एच लिमिटेड का ही सिर्फ लिखना है, अपना हिस्सा कितना हुआ 19,000, और इस 90,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखे थे और 69,000 का टोटल कॉस्ट हमारा उसमें इन्वेस्ट करके रखा था, लेकिन 90,000 उसका आज के बैलेंस शीट के वैल्यू है। तो हम लोग पाएंगे कि आपका 21,000 जो हो गया ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, और ये हो गया आपका पॉजिटिव में आया है, तो यहां पर गुडविल होगा। अगर नेगेटिव होता तो कैपिटल रिजर्व होता, तो यहां पर पॉजिटिव आया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बीइंग पॉजिटिव, लिख देते हैं ताकि याद रहे। पॉजिटिव आएगा तो आप गुडविल लिखिएगा, और नेगेटिव आएगा तब आप कैपिटल रिजर्व लिखिएगा। ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग वही चीज फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने जितना इन्वेस्टमेंट करके रखा था उसमें से फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड इन दैट कंपनी को फेस वैल्यू आपको यहाँ पे लेस करना है, और फेस वैल्यू लेस करने के पहले आपको के परचेज करने के पहले मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपको परचेज करना है, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जब आप फाइंड आउट करोगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जब आप लेस कर दोगे, तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा गुडविल। अगर ये फिगर आपके नेगेटिव में होता तो होता कैपिटल रिजर्व, और ये फिगर आपके पॉजिटिव में है तो ये हो गया गुडविल। ये आपका इस सम के कॉस्ट ऑफ कंट्रोल टॉपिक सीखने में ये पूरा स्टेटमेंट हमारा आया। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। स्टेटमेंट नंबर 1 अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए था, स्टेटमेंट नंबर 2 आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए था। साइंस ये नहीं स्प्रे कर दिएगा, लोग इससे एलर्जी हो गया वीडियो सब ये अगर खाते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद हम लोग होल्डिंग कंपनी में ही यहां पर हम लोग इसका एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों कंपनी का आपस में कुछ लेन देन था, पहले का कुछ लेन देन था, और इस कंपनी ने पहले से ही, इस कंपनी एच लिमिटेड ने पहले से ही एच लिमिटेड के स्टॉक में इन्वेस्ट मतलब स्टॉक परचेज करके रखा था। 20,000 रुपया उसके क्रेडिटर में इंक्लूड है, 12,000 रुपया उनके परचेजेस में है, और इसमें 3,000 का प्रॉफिट ये लोग अर्न किए थे। उस जितना स्टॉक ये लोग परचेज और सेल किए थे उसका एच लिमिटेड का जो क्लोजिंग स्टॉक है जो ऊपर 51,000 दिखा रहा है, उसमें 9,000 का स्टॉक इन लोगों का अभी भी है, अभी भी मौजूद है। अब ये पूरा बात हम एक बार आपको समझाएं, इसमें जो लिखा हुआ है आप लोग एक बार रीड करिएगा। मैं ये बता रहा हूं कि एस लिमिटेड जो है वो एच लिमिटेड का जो सन्दर्भ क्रेडिटर्स है, देखिएगा ये स्टॉक परचेज किया था, आपस में ये लोग परचेज और सेल्स किए थे, जिसमें 20,000 रुपया का स्टॉक ये परचेज एंड सेल किए थे, जिसमें से 12,000 रुपया क्रेडिटर्स में इंक्लूड है एस लिमिटेड के, और इसके बाद इसमें 3,000 का प्रॉफिट ये अर्न किया था। अब वो बिजनेस ही हमारा है, वो बिजनेस को कंट्रोल भी हम ही कर रहे हैं, तो हम किस तरह का प्रॉफिट रखेंगे? वो प्रॉफिट अब हमारा प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, इसलिए वो प्रॉफिट अब हमको कभी भी रियलाइज नहीं होगा। उस तरह के प्रॉफिट को हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना है? टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो देखेंगे 3,000 का प्रॉफिट वो अर्न किया था, प्रॉफिट अर्न किया था 3,000 का, इनटू जो ये प्रॉफिट उसको कभी भी रियलाइज नहीं होगा, इनटू यहां पर स्टॉक हेल्ड, टोटल आपका कितना का स्टॉक था उसमें
स्टॉक इन हैंड। मतलब हुआ प्रॉफिट वो 3000 का राइज किया था, जिसमें 12,000 रुपए का स्टॉक वो टोटल सोल्ड हुआ था और 9,000 का स्टॉक अभी भी आपके हाथ में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो कितना का प्रॉफिट अराइज किया, ये यहाँ पर हम लोग देख ले 3000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 9,000, तो ये पता चला कि 2,250 रुपए का प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट सपना बन के रह जाएगा, ये कभी भी आपको रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो आपके सब्सिडियरी कंपनी में ही इंक्लूड है और ये प्रॉफिट अब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रॉफिट को हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं। याद रहे, ऐसे एडजस्टमेंट हमारे हर सम में मिलेंगे, ये फ्री गिफ्ट है। ये सारे सम्स में ऐसे अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज स्टॉक का, इसलिए आपसी लेन देन यहाँ पे जरूर रहेगा, जिसको हमको सेटअप करना है अपने कॉन्सोलिडेटेड पीएल में। इसलिए कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाने के पहले हम अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे और अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3 बनाएंगे, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। कॉन्सोलिडेटेड पीएल, इसमें क्या आएगा, इसमें ये चीज भी हम लोग होल्डिंग कंपनी के तरफ से ही सोचते हैं, सब कुछ हम लोग होल्डिंग कंपनी के तरफ से ही सोचते हैं। कॉन्सोलिडेटेड पीएल आपका बनता है होल्डिंग कंपनी के तरफ से ही, इसमें सब कुछ हम लोग होल्डिंग कंपनी का ही। एच लिमिटेड में क्या शेयर है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए आप, एच लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, एच लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, तो देखेंगे प्रॉफिट इन एच लिमिटेड जो था, प्रॉफिट इन एच लिमिटेड, ऊपर देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, शेयर होल्डर्स फंड में स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो बैलेंस है वो एच लिमिटेड का हम लोग को लिखना है, प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है, हम लिख देते हैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कि हर बार ये एच लिमिटेड का ही लिखना है, एच लिमिटेड का नहीं लिखना है। हम लोग काफी कंफ्यूज रहेंगे बार बार कि कौन से लिमिटेड का हम लोग लिखे। यहाँ पे प्रॉफिट, ये दोनों चीज जो है हम लोग एच लिमिटेड के तरफ से ही बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड लिखेंगे। एच लिमिटेड का प्रॉफिट देखिएगा बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड के नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस 75,000 है, वही 75,000 यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर कंसोलिडेटेड पीएल हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में देखिएगा कि यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाए थे तो पोस्ट एक्विजिशन में पीएल का हिस्सा एच लिमिटेड का कितना था, पोस्ट एक्विजिशन में पीएल का हिस्सा एच लिमिटेड का कितना था, 10,667 रुपया पीएल का, सिर्फ एच लिमिटेड का देखना है कितना था, 10,667 रुपया। ये किसका रुपया था, ये एच लिमिटेड का रुपया था। वो एच लिमिटेड का रुपया यहाँ पर हम लोग को ऐड कर देंगे, ऐड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये 10,667 रुपया हम लोग बंटवारा करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट जो है वो और इंक्रीज कर गया। इसके बाद हम जैसे ही ऊपर में अभी कैलकुलेट किए हैं कि हमारा कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो एस लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, एस लिमिटेड अब हमारा ही कंपनी है, तो काहे का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट आपका कभी भी नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो हम पीएल में ही अपने प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ये पीएल हमारा उस प्रॉफिट से बड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग लेस करेंगे, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो देखिएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए हैं, लेस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट आपका अब सपना बन के रह गया, ये प्रॉफिट अब आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने भाई के कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा, वो आपका भाई के जैसा ही है लिमिटेड, और उसको मिलाकर आप कंबाइंड पीएल बना रहे हो, इसीलिए उसको मिलाकर आप कंबाइंड बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसका जो स्टॉक है अब आपका ही स्टॉक है, तो उसके स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलकर अब कुछ भी नहीं रहेगा। अब हम लोग ये बात करें कि भाई प्रपोज डिविडेंड जो वो अनाउंस करके रखा था, आप देख सकते हो बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रपोज डिविडेंड बोलकर एक आइटम है, वो प्रपोज डिविडेंड
सिर्फ इसी सम में आपको मिलेगा। हो सकता है भविष्य में आने वाले क्वेश्चन में आपको ये प्रपोज डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के बाद से प्रपोज डिविडेंड जो है वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बनकर रह गया है, ऊपर नहीं दिखाया जाता है और इसका एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिएगा है तो है, हमको उसका एडजस्टमेंट तो करना ही होगा। 7,500 का प्रपोज डिविडेंड एस लिमिटेड ने प्रोनाउंस किया, एस लिमिटेड ने दिया था, प्रपोज किया था। तो इस 7,500 में 5,000 शेयर तो हमारे ही पास है, तो उस 5,000 शेयर का हिस्सा तो हमारा ही हुआ ना, मतलब 2/3 शेयर का हिस्सा तो हमारा ही हुआ। तो वो 5,000 7,500 में हमारा प्रपोज डिविडेंड हमारा जो रहेगा उसको हम लोग को ऐड कर देना है, ऐड शेयर ऑफ प्रपोज डिविडेंड। और ये 7,500 का दिया था जिसमें 2/3 हिस्सा हमारा है, तो 2/3 हिस्सा हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अब आप बताइए कंसोलिडेटेड पीएल का टोटल पार्ट आपके पास कितना आया। कंसोलिडेटेड पीएल का टोटल हिस्सा, ये टोटल कैलकुलेट करेंगे। कंसोलिडेटेड पीएल थोड़ा सा ये हम पीछे कर दे तो बोर्ड आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो आप ये बताएं, थोड़ा सा ये नीचे कर दे, बस मोबाइल कितना नहीं चाहिए। हाँ 88,470, ये आपका है 88,470 और ये आपका हो गया कंसोलिडेटेड पीएल का पार्ट। और ये आपका कंसोलिडेटेड पीएल बन गया, जिससे हम लोग बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कर पाएंगे। अब हमारे पास पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, दूसरा स्टेटमेंट हम लोग बनाए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, जिसमें हम लोग गुडविल निकाले, 21,000 का गुडविल आपका आया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग बनाए कंसोलिडेटेड पीएल का, लेकिन कंसोलिडेटेड पीएल बनाने के पहले एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन किए कि उसके स्टॉक में हमारा कितना का अनरियलाइज प्रॉफिट मौजूद था। तो 2,250 का अनरियलाइज प्रॉफिट मौजूद था, उसको आप अपने पीएल से माइनस इसलिए कर दोगे क्योंकि वो आपका सपना था, वो अब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो हमारा ही कंपनी है, हमारा ही सब्सिडियरी कंपनी है, उसका स्टॉक में अब काय का प्रॉफिट, तो इसलिए वो माइनस हुआ। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का पैसा आपने उसमें ऐड किया और प्रपोज डिविडेंड जो इस सब में ही आपको मात्र मिलेगा, इसके बाद शायद किसी सब में हम नहीं पाए उसको। लेकिन अगर रहता है और सब्सिडियरी कंपनी में है तो है, हमारा शेयर खाली हमको अपने पीएल में जोड़ देना है, सामने वाला का शेयर हमारा लायबिलिटी बन जाएगा और वो हम लोग लायबिलिटी में शो करेंगे। अब हम लोग ये स्टेटमेंट बनाने के बाद, ये 3 स्टेटमेंट बनाने के बाद हमारे पास वो सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे हम लोग बैलेंस शीट बना पाए। और इसी बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं कंबाइंड बैलेंस शीट, और कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मतलब आपका कंबाइंड बैलेंस शीट हो गया। और इसमें अब हम लोग सीखेंगे कंबाइंड बैलेंस शीट बिल्कुल नए फॉर्मेट से ही बनाना है। कंबाइंड बैलेंस शीट, ये सारा फिगर्स आप याद रखिएगा, सारे रिजल्ट्स याद रखिएगा क्या क्या आया था, ताकि मेरे को कुछ हेल्प कर पाओ आप बैलेंस शीट बनाने में। बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं एच लिमिटेड का। पहली बात एस लिमिटेड अब स्वाहा, खत्म। और यहां लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकदम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये है कंसोलिडेटेड का मतलब हो गया ये एस लिमिटेड के साथ अपना बैलेंस शीट को कंसोलिडेट कर दिया, कंबाइंड कर दिया। और इसमें देखिएगा जहां जहां पर जो जो पॉइंट हम आपको नोट कराएंगे, कुछ हिंदी में नोट्स लिख देंगे बगल में, उसको आपको जरूर याद रखना है। ये है पर्टिकुलर्स, ये है नोट नंबर, नोट नंबर देना पड़ता है आजकल, ये है करंट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप ईयर ही लिखिएगा, ईयर जो रहेगा वो लिखिएगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये हमारा बक्सा बंद हो गया बैलेंस शीट का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1, याद होगा आप लोगों को, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे हम लोग
शेयर होल्डर्स फंड, इसमें हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम लोग लिखेंगे नोट नंबर 1 में जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में इसको दिखाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल। और यहां पर हम एक दूसरे पेन से हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, सिर्फ एच लिमिटेड का ही लिखना है। याद रहेगा, सिर्फ एच लिमिटेड का ही लिखना है, एस लिमिटेड का नहीं लिखना है। एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसका शेयर उसके पास ही रहेगा, बस उसके शेयर में आपका हिस्सा है। सिर्फ एच लिमिटेड का ही लिखना है। और इसका नोट्स टू अकाउंट्स हम यहीं पे बना रहे हैं, इसको तुरंत मिटा देंगे। नोट्स टू अकाउंट्स आप नीचे बनाइएगा, बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और यहाँ पर एच लिमिटेड का देखिएगा शेयर कैपिटल कितना का पड़ा हुआ है। एच लिमिटेड का ऊपर शेयर कैपिटल में देखिए 20 लाख है कि 2 लाख है, तो 2 लाख है, 2 लाख है। 2 लाख का इसके पास शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है और 10 ईच करके है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको लिख दे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा देना पड़ेगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी के पास होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखकर डॉट 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 करके यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। फिर लिखेंगे इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ऐसा तुम लोग जानते हो, बस हमको यही याद रखना है कि सिर्फ एच लिमिटेड का ही लिखना है, एस लिमिटेड का नहीं लिखना है, ये बात याद रहे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 लाख और यहाँ पर भी लिख देंगे 2 लाख। 2 लाख को हम लोग ब्लॉक कर देंगे और ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स का पहला नंबर चीज कंप्लीट, शेयर कैपिटल हो गया। अब यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स मिटाना है, नोट्स टू अकाउंट्स अब 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ हेडिंग देने के बाद दूसरा नंबर क्या लिखते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में भी हम लोग सिर्फ एच लिमिटेड का ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखेंगे। हम लोग लिख लेते हैं सिर्फ एच लिमिटेड का, लेकिन नया फिगर, नया वाला वैल्यू। नया वाला वैल्यू कहने का मतलब देखिए, हम लोग पीएल निकाले, हम लोग कंसोलिडेटेड पीएल, ये हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में ताकि हमको याद रहेगा। हम लोग को एस लिमिटेड के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ एच लिमिटेड के बारे में ही सोच रहा है। नोट्स टू अकाउंट्स नोट नंबर 2 और यहां पर हम लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट में लिखा। इसमें सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मॉडिफाइड फिगर हम लोगों ने नोट में बनाया था, नोट नंबर 3 हम लोग किए थे, कंसोलिडेटेड पीएल का वैल्यू निकाले थे। बताओ तो बबुआ कितना था? 88,470 ये हो गया। दूसरा चीज हमारा और हिस्सा क्या था एच लिमिटेड का? तो एच लिमिटेड का था जनरल रिजर्व, था ना? जनरल रिजर्व था ना? जनरल रिजर्व कितना था? सिर्फ एच का बताना है। 1,05,000, 1,05,000। ये 1,05,000 जनरल रिजर्व हमारा एच लिमिटेड का ही है, लेकिन जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसके जनरल रिजर्व में कुछ हिस्सा हमारा भी हुआ था और वो हम लोग जनरल रिजर्व में बांटेंगे। जो 2,000 रुपया में 1,333 रुपया 2/3 हम लोग बांटे थे,
वो हमारा हिस्सा हो गया, तो उसको हम लोग जनरल लेजर में ऐड करेंगे। याद रखिएगा, छोटा छोटा बात है, मैंने बोला अपना ही लिखना है, लेकिन नया वाला वैल्यू अपना ही लिखना है, लेकिन उसका मिलाकर, जो उसके हिस्सा में मेरा है वो मिलाकर लिखना है। तो अपने में 1,05,000 में प्लस 1,333 कर देना है और 5 आना है। कितना हुआ भाई? 106,333। जनरल रिजर्व भी मिल गया आपको। 1,94,700 टोटल नहीं करना है, पहले ही बोलेंगे, सही है? हाँ, टोटल जब बोलेंगे तब करना है। तो जनरल रिजर्व भी मिल गया, पीएल भी मिल गया, है ना? हाँ, अब बोलो टोटल कितना? 1,94,750 750। इस चीज को आप यहाँ पे लिख दीजिए 1,94,750। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग पहला जो स्टेटमेंट बनाए थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या कंपनीज एक्ट 2013 में उसका भी स्पेसिफिकेशन मिला है? कहां लिखा जाएगा? सब चीज का हेडिंग तो है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो हेडिंग नहीं है भाई। नहीं है, हमको भी नहीं पता, अभी तक नहीं है, ऐसा हमको भी लगता है कि नहीं है। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कभी, लेकिन जब तक नहीं मिले हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं तो लिखेंगे। वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो हमारा सब्सिडियरी कंपनी का हिस्सा है। जब तक हम लोग उसको लायबिलिटी नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग उसके बैलेंस शीट को कैसे कंबाइन करेंगे? भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही शेयर हुआ ना, कि जो शेयर हम अपना लायबिलिटी बनाए हैं, लायबिलिटी बनाने के बाद हम उसके सारे एसेट्स को ले लेंगे, क्योंकि आपका वही उनका हिस्सा है। वो दे दोगे तो वो कंपनी अब पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा, तो वो तो आपका लायबिलिटी है ना, अभी दिए तो नहीं हो ना, आप दोगे नहीं दोगे वो बात का बात है। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलकर कोई चीज तो होता ना आपका बैलेंस शीट पर, आपको तो दिखाना होगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन हेडिंग्स हमारे पास नहीं है, हम लोग इसका नंबर भी नहीं डालेंगे और हम लोग ऐसे ही लिख देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये हम लोग नोट नंबर 1 में, हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 में बनाए थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका देखिए कोई नंबर भी नहीं डाले हैं, ताकि हम भी कंफ्यूज नहीं रहे, सामने वाला भी कंफ्यूज नहीं रहे, और हमारा भी बात रह जाए, और शेड्यूल 3 का रूल भी फॉलो हो जाए। भाई हम ऐसे ही डाल दिए रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे, और पता नहीं कहाँ डालना चाहिए, इसका तो कोई स्पेसिफिकेशन हमको अभी तक मिला नहीं है। हाँ, मिल जाएगा तो बता देंगे, लेकिन अभी तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई जगह मेरे को मिला नहीं है। इसलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम यहाँ पर करंट ईयर में कितना निकाले थे, शायद लास्ट क्लास में देखो बताया थे सर 81,000 आएगा। ठीक, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का हम क्यों दिखाएंगे, वो तो मेरा कंपनी है। 40,500। हाँ, किसका? एस लिमिटेड। इसी के लिए तो हम लोग कैलकुलेशन किए थे एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का ये थे 40,500, यही किए थे ना। नॉन करेंट लायबिलिटीज कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हम हेडिंग दे देते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज डिबेंचर्स वगैरह रहेगा, इसमें लॉन्ग टर्म लोन वगैरह रहेगा, पब्लिक डिपॉजिट्स रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस रहेगा। तो यहाँ दिखाएंगे, अभी नहीं है तो हम लोग डैश दे देते हैं, खाली मेन हेडिंग दे देंगे, और सी नंबर में हम लोग लिखेंगे करेंट लायबिलिटी। और अब हमारा पूरा अधिकार हो जाता है कि हम एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों को मर्ज करके लिखेंगे। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों को मर्ज करके लिखेंगे। तो अब हम जितने भी लायबिलिटीज हैं उसके सब कुछ जोड़ देंगे। करंट लायबिलिटी देखिएगा आपके पास क्रेडिटर्स है, इसको हम लोग ट्रेड पेएबल्स बोलते हैं। ट्रेड पेएबल्स, बताना ट्रेड पेएबल्स एच लिमिटेड का कितना था? 20,000। कितना? 20,000। 80 20 एस लिमिटेड का कितना था? 29,700। 29,700। चेक कर ले एक बार भाई, यही था ना? यस सर। ठीक है, एच लिमिटेड का था 20,000, एस लिमिटेड का था 29,700। लेकिन एक बात आएगा इसमें, 12,000 रुपया का इन लोगों का इंटरनल ट्रांजैक्शन हुआ था जो इसके क्रेडिटर्स में इंक्लूड था। वो क्रेडिटर्स का जो मामला था, आप देखिएगा पॉइंट नंबर, इसमें हम पॉइंट नंबर आपको बता देते हैं। पॉइंट नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 इंक्लूडेड अ सम ऑफ 12,000 पेएबल द लिमिटेड। जो क्रेडिट परचेज वो किया था 12,000 रुपया का स्टॉक,
वो 12,000 का जो स्टॉक परचेज किया था, तो अब आपका कंपनी हमारा ही कंपनी है, तो आप हमसे पैसा लोगे, वो 12,000 रुपये म्यूचुअल सेटअप कर दोगे ना, तो ये म्यूचुअल सेटअप हो गया, इसीलिए ये माइनस हो गया। बताइए कितना हुआ माइनस करके, बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा, पहले बताइए माइनस करके कितना आया। 37,700। इसके बाद देखिए उसके लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड बोलकर एक चीज है, पहले से हमारा भी है उसका भी है ना, प्रपोज डिविडेंड ये ऊपर है, हम बोला ये लास्ट समय आखिरी समय जिसमें प्रपोज डिविडेंड आपके लायबिलिटी में रहेगा, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपडेट लोग धीरे धीरे होते हैं, मोबाइल में भी बिना अपडेट किए कई सारे एप्लीकेशन चलते हैं, हो सकता है सीयू में भी अपडेट नहीं हो, फिर भी ये होगा तो होगा। एच लिमिटेड का कितना था प्रपोज डिविडेंड 20,000 और एस लिमिटेड का कितना था 7,500। बट लेकिन 7,500 में से 5,000 तो हम कंसोलिडेटेड पीएल में अपने हिस्से में जोड़ लिए थे ना, तो वो तो अब हमारा हो गया ना, और वो तो हमारा पीएल में इंक्लूड है, ऊपर के कंसोलिडेटेड पीएल में इंक्लूड है, इसीलिए अब उसका जो प्रपोज डिविडेंड है वो सिर्फ 2,500 है और वो उसके ही शेयर होल्डर के लिए है, तो वो 7,500 जोड़कर नहीं, हम लोग 2,500 जोड़ेंगे और यहाँ पर होगा 22,500 टोटल करें। टोटल करें 4,95,450। हो गया। ये अपना एसेट्स, ये अपना लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया और अब हम लोग एसेट साइड का टोटल करेंगे। हमको तो ये डिलीट करना होगा, आप लोग लिख लोगे यहाँ तक। इसके बाद ये देखिए ये टोटल भी आपको दिख जा रहा है, टोटल आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा और पीछे कर दे स्टाइल को, तो टोटल भी दिख गया होगा और सामने लिख देंगे हम लोग टोटल, और फिर हम लोग एसेट साइड लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर हम लिख देते हैं सब कुछ जोड़ देना है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे एसेट्स, ठीक है ना, इस पर एसेट्स। एसेट्स में हम लोग लिखते हैं नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स यहां पर लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स जो है वो हम लोग लिखेंगे इसमें ठीक आ गया। हाँ, नॉन करंट एसेट्स में हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग उसके बाद लिखेंगे ए नंबर में टेंजिबल। बताइए ना, टेंजिबल दोनों का जोड़ देना है, एकदम स्नेह दोनों का जोड़ दीजिए, धीरे धीरे देखिए उसके पास टेंजिबल एसेट्स है और यहाँ पे ढेर सारा एसेट्स है, तो सबसे बढ़िया हम लोग इसका नोट्स टू अकाउंट्स ही कर लेते हैं। नोट्स नंबर 3, टेंजिबल एसेट्स के लिए नोट्स नंबर 3।